नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है और इसके बाद से ही बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके सामने निकल के आने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी गाजा को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि ईरान, जो कि हमास को सपोर्ट करता है, फंड करता है, उसने एक तरह से हमास को बनाया है। अगर उस ईरान के साथ इजराइल और अमेरिका की आपस में बातचीत होकर अगर एक सीज फायर हुआ है, तो क्या गाजा की तरफ भी अब कदम बढ़ते हुए नजर आएंगे? ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको पता है कि नेटो की जो समिट है उसके दौरान गाजा को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं और ट्रंप ने इसको लेकर बहुत पॉजिटिवली अपनी बातों को रखा है। उन्होंने ये कहा है कि गाजा इज वेरी क्लोज और उन्होंने ये बात सीज फायर को लेकर कही है। तो क्या बैक चैनल्स से गाजा को लेकर भी कोई सीज फायर के क्या कोई प्लान जो है क्या तैयार किया जा रहा है? क्या गाजा में जिस तरह का नरसंहार चल रहा है, कल भी हमने देखा कि वही खाने के लिए सिर्फ जो मोहताज है वहां के लोग, जो इजराइल ने जो कुछ उनके जो कर रहा है उनके साथ, उस दौरान भी काफी लोगों की जान गई। तो ऐसे में लगातार एक संकट के, एक ह्यूमैनिटेरियन, बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से जो गाजा गुजर रहा है, क्या उसमें किसी तरह का कोई फुल स्टॉप लगेगा? नेटो की समिट के दौरान ही अर्दगान ने कहा है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दगान, उनकी तरफ से भी कहा है कि अनकंडीशनल गाजा को लेकर सीज फायर होना चाहिए और फौरन सीज फायर होना चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। इस पर कितना यकीन किया जा सकता है अर्दगान के ऊपर, क्योंकि वो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, क्या वाकई में कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इस सबके बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि लगातार ट्रंप अपने ही अंदाज में जो दीवानों की तरह वो ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट भी करते हुए वो नजर आ रहे हैं। कभी वो इजराइल नेतन्याहू को गाली देते हुए नजर आते हैं, कभी धमकाते हुए नजर आते हैं, कभी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। उनको बस नोबेल पीस चाहिए, तो वो किसी भी तरीके से बस अपने आप को पीस मेकर की भूमिका में रखना चाहते हैं। लेकिन अब वो इजराइल के इंटरनल मामलों में भी इंटरफेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या एक ऐसा क्राइसिस क्रिएट हो गया है इजराइल में कि अब उसको पाट पाना बहुत मुश्किल हो रहा है? क्या इजराइल अपने खात्मे की तरफ बढ़ रहा है और इस क्राइसिस में अमेरिका भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, या अमेरिका भी जो क्राइसिस पूरा है उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? इस तरह की भी डिस्कशंस जो है बाकायदा तौर पर इजराइल के टीवी चैनल्स पर किए जा रहे हैं। एक और खबर, एक हफ्ते से तकरीबन ये कहा जा रहा है, ये वेस्ट मीडिया ज्यादा इसको प्रमोट कर रहा है कि जो सुप्रीम लीडर है ईरान के आयतुल्लाह खामनाई, वो दरअसल एब्सेंट नजर आ रहे हैं। वहां ईरान की तरफ से कहा गया है कि उनको सेफ जगह पर पहुंचा दिया गया था। फिर ये कहा जा रहा है कि जब सीज फायर हो गया तो वो आखिर सामने अब क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे क्या है? ये वेस्ट का कोई प्रोपेगेंडा है एक तरह का कि एक अस्थिरता ईरान में क्रिएट करने के लिए, या इसके पीछे की कोई सच्चाई है? चलिए इन तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आप देख ही सकते हैं कि अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि वेस्ट एशिया मामलों के, फॉरेन मामलों के, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और उनको वो इन्फॉर्मेशन होती है जो शायद हमारे पास या हम जैसे पत्रकारों के पास या एक्सपर्ट्स के पास नहीं होती है। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी गजा के सवाल पर ही, और उसके बाद उन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे। क्या जो अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है दैट वी आर वेरी क्लोज, यानी कि हम बहुत करीब हैं, और इसको अगर ट्रंप इसकी बात करते हुए नजर आए, अगर अर्दगान फिर से नेटो की समिट में ये बात करें और ये कहा जाए कि कतर के साथ भी बैक चैनल कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, और जो सीज फायर ईरान और इजराइल के बीच में हुआ है उसको भी एक तरह से एक बेस बनाया जा रहा है, तो क्या आप कोई उम्मीद देख रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी मैं गाजा की सिचुएशन आपको बता दूं, जो अनरूनी सिचुएशन है। ये बात सही है कि कल भी और परसों भी ईरान और इजराइल वॉर के 12 दिनों में भी गाजा में सिविलियंस की जो हत्या है और सिविलियन शहीद हो रहे हैं रोज, वही उसी दर पे करीब 40 या 50 रोज मारे जा रहे हैं। वो कल भी हुआ। लेकिन दो बहुत बड़ी घटनाएं हो गई हैं पिछले कुछ दिनों में, स्पेशली लास्ट 2 डेज, यानी 23, 24, 25, लास्ट 3 डेज। क्या हुआ? सबसे पहले तो आपको बता दें, और ये खुशखबरी है कि गाजा में एड एंटर करने लगी, और उसके एंटर करने का एक बड़ा ड्रामेटिक
एक बैकग्राउंड है। ड्रामेटिक बैकग्राउंड ये है कि फिलिस्तीनियों के जो वहां पर ट्राइब्स होते हैं, क्लैंस होते हैं, एक ट्राइबल एक सोसाइटी, मतलब जैसे हम लोग के यहाँ कास्ट होती है तो वहां समझ लीजिए ट्राइब्स हैं, तो वो जो एक ट्राइबल हेड्स हैं वहां की सिविल सोसाइटी के, वो लोग एक साथ हुए और उन्होंने जबरन 8 ट्रक्स जो बाहर खड़ी थी राफा के और थोड़ा सा नॉर्थ गाजा के भी बाहर खड़ी थी, वहां से वो 8 ट्रक्स जबरन इजरायली सोल्जर्स के सामने से लेके आए और कल वो सेलिब्रेशन हुआ। यानी जो 8 ट्रक्स अंदर घुसी हैं, भारी संख्या में घुसी हैं, ताकि ये अब इजरायली अमेरिकन के पास गाजा के लोगों को खाना मांगने नहीं जाना पड़े। वो 8 ट्रक्स घुसी हैं, कम से कम 10 से 12 घुसी हैं, हालांकि वो संख्या को देखते हुए कम है, इसलिए अभी भी कहीं ना कहीं हिंसा होगी इजराइल की तरफ से, लेकिन वो वो एक बड़ी विक्ट्री है। और गोली चलाते हुए वो 8 ट्रक्स आई, यानी पूरा हवा में गोली चल रही थी और वो पूरा उसमें हमास के भी लोग थे, उसमें पैलेस्टीनियन सिविल सोसाइटी के, लेकिन जो एल्डर्स थे, जो बुजुर्ग थे, वो लीड कर रहे थे। तो ये एक ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? ये ब्रेक थ्रू ऐसे हुआ कि आईडीएफ का मोरल बुरी तरह से गिर गया है। आईडीएफ अब एक तरह से इंटरनल डिसरप्शन वहां पर हो गया है, वरना इतनी बड़ी संख्या में एड फिलिस्तीनी खुद ले आए जबरदस्ती दबंगई के बल पे इजरायली सोल्जर्स के सामने, दो साउथ से और नॉर्थ दोनों से। मतलब साउथ से तो कमाल हो गया कि राफा ब्रिगेड वहां खड़ी है और उसने नहीं रोका, और नॉर्थ में एक, और जबकि अभी ऑफिशियली नेतन्याहू ने गाजा का ब्लॉकेड हटाया नहीं है, गाजा का ब्लॉकेड जारी है, यानी वहां कोई एड घुस नहीं सकती और कोई चीज बाहर नहीं जा सकती, ये पूरा ब्लॉकेड है। अब ये जो घटना हुई है कल, और जो बहुत मतलब उतनी प्रचारित नहीं हुई, लेकिन मैं दर्शकों को बता रहा हूं, इसके वीडियोस भी हैं, वो बहुत बड़ी घटना है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी घटना है, देखिए, जो 24 तारीख को हुई, जिसके बारे में हमने शायद इसमें जिक्र किया था, वरना मेरे यूट्यूब चैनल अमरीश मिश्रा स्पीक्स वेव पैलेस्टाइन पे भी वो है, और एक्स मेरे हैंडल पे भी उसके वीडियोस है। 24 तारीख को क्या हुआ कि जो इजराइल के 2 टैंक्स पूरी तरह से जला दिए, जिसके बारे में ये खबर इजराइल ने ऑफिशियली एक्सेप्ट की कि हमास ने 7 इजरायली सोल्जर्स को, इसमें 1 अफसर है, 6 सैनिक, 7 आईडीएफ के लोगों को मार गिराया, और 2 उसमें से टैंक जलते रहे, बल्कि वो जल के मरे, और जो जलते रहे टैंक्स उनको बुझाया नहीं जा सका। बुलडोजर आया, उसने उनके ऊपर सैंड फेंकी, फिर भी वो आग नहीं बुझी। अल्टीमेटली टो करके ले गए, आग बुझी ही नहीं जब तक वो इजराइल नहीं पहुंच गए थे, तो तब तक वो शक विकसित हो गए थे जो शव थे इजरायलियों के, और पहचानने में मुश्किल था। और आपको पता है ये शुरुआत कैसे हुई? ये जो हमास ने ट्रैप किया, हमास के 2 फाइटर्स, और ये आपके दर्शकों को बता दूं कि उसका वीडियो आ गया है 5 मिनट का पूरा, इस 24 अभी की घटना का, आज 26 तारीख है, 24 की घटना का, जितनी जल्दी वीडियो भी आ गया, और उस वीडियो को मैंने अपने एक्स और टेलीग्राम उसमें पोस्ट भी कर दिया। उसमें आप देख सकते हैं कि 2 हमास के फाइटर्स फ्लिप फ्लॉप पहने, यानी एक लंबा सा कोई गाउन पहने, और छुप के वो लोग निकलते हैं। दोनों जो व्हीकल्स हैं जिनमें सोल्जर्स है, उनमें अपने हाथ से चाबेद एक्सप्लोजिव ऐसे डालते हैं, बिल्कुल जैसे वो कॉकपिट जो होता है, वो कॉकपिट खुला हुआ है, उसके उसके अंदर वो बम डाल देते हैं। उसके बाद वहां से वो निकल आते हैं, वो एक्सप्लोजन होता है, व्हीकल्स जलने लगती हैं, उसके बाद रेस्क्यू टीम्स आती है। तो हमास के जो फाइटर है वहां मलबों का पायदान बना के वहां गोली चलाते हैं। जो मलबे हैं उनका पायदान 1 2 3 जैसे सीढ़ियां होती, मलबों का पायदान बना के वहां गोली चलती है। रेस्क्यू टीम आती है, हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है, क्योंकि जो हेलीकॉप्टर में वो ऊपर से गोली चला रहे थे, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। अच्छा, ये जो घटना है, इस तरह की घटनाएं अब समझ में आ रहा है। 16 जून को भी हुई थी, जिसकी खबर नहीं लग पाई वॉर की वजह से, ईरान इजराइल वॉर की वजह से। उसमें भी हमास के एक फाइटर ने अपने हाथ से एक पूरी व्हीकल उड़ाई थी। ऐसी घटना 17 को भी हुई है, 18 को हुई है, 19 को हुई है, 20 को हुई है, 21 को हुई है, 22 को हुई है, 23 को हुई है। तो लगातार, इसका मतलब है कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ, हमास को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया है। और ये ईरान ने जिस तरीके से इजराइल को फंसाया, उसकी फोर्सेस इजराइल की डिसरे में थी। आईडीएफ के जो सोल्जर्स थे, उन्हें अपने परिवार वालों की चिंता थी, वो लड़ नहीं पा रहे हैं। और एक बहुत, जब ये 24 तारीख की घटना हुई, जब 7 इजरायली सैनिकों को हमास ने जला के मार दिया, जिंदा जला के, उसके बाद आईडीएफ के सोल्जर्स ने एक लेटर लिखा, मतलब आईडीएफ के अफसरों ने लेटर लिखा, कहा कि अब
हमारी लड़ने की स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आउटडेटेड इक्विपमेंट है। वो कहते हैं व्हीकल्स में उसकी 72 गाड़ियां थी, आर्मर्ड थी, लेकिन फिर भी इसमें आग लग गई। और इस तरीके से दिलेरी के साथ जो हमास दिखा रहा है, हमें बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी चाहिए और हमको मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया गया। ये बकायदा ऑफिशियल लेटर है और इस पर कोई एक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं इजरायली अथॉरिटीज। ये देखिए, तो गाजा की जो ट्रूस की बात है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगी। तो एक, और जो लोग कह रहे थे कि ईरान ने फिलिस्तीन की शर्त क्यों नहीं रखी, पहले एक तो बात क्लियर कर लो कि ईरान ने कोई सीज फायर किया ही नहीं अपनी तरफ से, तो शर्त रखने की बात ही नहीं है। दूसरी बात, ईरान ने इस बीच हमास को मजबूत किया चुपचाप। वेस्ट बैंक में भी वही देखने को मिल रहा है। वेस्ट बैंक में भी बड़ी घटना कल घटी है, जिसमें एक पूरे घर में पहली बार 3 महीने से वेस्ट बैंक में इजराइल चढ़ाई कर रहा है। पहली बार हमास के फाइटर्स ने एक घर में घेर लिया आईडीएफ सोल्जर्स को और गोली चलाई, जिसमें कई आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए और वहां से पीछे हटना पड़ा। वेस्ट बैंक खुला इलाका है, गाजा बिल्कुल एक क्लोज शहर टाइप का है, तो इससे दोनों में बहुत फर्क है। वहां पर वेस्ट बैंक में अब एक बड़ा आर्म्ड अपसर्ज हो गया है। वहां पर हजारों पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर्स आईडीएफ पे हमला कर रहे हैं। इसमें गाजा का ट्रूथ इनएविटेबल है। और अर्दोगन ने जो कहा, मान लीजिए वो अपनी जगह है, वो अपना जिस भी उसमें कहेंगे, मैं उस पर अभी कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो इंटरनल डायनेमिक्स है, ये ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल उससे हुआ है। इंटरनल डायनेमिक्स जो गाजा के अंदर की है वो ऐसी है कि जब अब नेतन्याहू उस स्थिति में पहुंच गया है, अब नेतन्याहू का दिमाग अब क्या है, क्या फिर जाए, फिर से वो अड़ जाए। लेकिन इस बार ऑपोजिशन ने कहा है हम दूसरा बिल लाएंगे। जी अमरीश जी, एक जो बात मैं कहना चाह रही थी कि जब वो फोटो सेशन हो रहा था, जब नेटो के सारे 32 के 32 मेंबर्स जो है उसमें खड़े हुए हैं, उसमें देखा जा सकता है साफ तौर पर कि ट्रंप है, उनके बराबर में अर्दगान खड़े हुए हैं और अलग से वो हाथ पकड़कर उनकी जो है बात कर रहे हैं। फिर दोनों की अलग से कॉन्वर्जेशन है, उसमें पूरा का पूरा ये दिखाया जा रहा है कि देखिए अर्दगान जो है वो बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं और ट्रंप थोड़े झुके हुए बैठे हैं। तो ये बताने की कोशिश भी की जा रही है, मुझे लगता है टर्किश मीडिया की तरफ से, कि देखिए अर्दगान जो है वो बहुत ज्यादा एक उस पोजीशन में है जहां उनको ट्रंप भी उनसे इस तरह से मिल रहे हैं और उस सब में फिर फिलिस्तीन की बात भी जो है वो की जा रही है। क्या ये सब कुछ जो कॉन्वर्जेशन हो रही है, जो अमेरिका कर रहा है, जो अब अर्दगान की तरफ से की जा रही है, खासतौर पे मैं ट्रंप की बात करूंगी कि वी आर वेरी क्लोज, और उन्होंने बहुत खुश होकर ये कहा कि वी आर वेरी हैप्पी, क्या ये एक तरह का बेल आउट है इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए, जिस कंडीशन में पूरा अभी फिलहाल इजराइल पहुंच गया है और इंटरनल जिस तरह के चैलेंजेस का सामना नेतन्याहू को करना पड़ रहा है, वो फिलिस्तीन में जो कुछ जिस तरह का जुल्म बर्पा कर रहे हैं, अब उसको उस पैमाने पर कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये एक तरह का बेल आउट उनके लिए भी है? और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है फिलिस्तीनियों के लिए तो राहत की बात है, क्योंकि वो तो एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि एक छोटी सी किरण भी उनके लिए उनको बहुत बड़ी बात लगती है। नहीं, एक तो बुशरा जी, ये थोड़ा सा नैरेटिव बदलिए। गाजा के लोग कोई हेल्पलेस नहीं है, कोई वो सब वो जेनोसाइड हो रहा है वहां, लेकिन ये दुनिया का पहला जेनोसाइड है जहां पैरेलल रेजिस्टेंस भी चल रहा है। ये उस तरह का जो हिटलर ने किया, पोलैंड में किया, उसने जो ये ईस्टर्न यूरोप में जो इस तरह के जेनोसाइड, पोलैंड पूरा का पूरा शहर जला दिया, जो वोलो मैसाकर है, वो उस तरह का नहीं है। यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल चल रहा है। पहले क्या होता था, पहले या तो आम जनता मारी जाती थी, कोई रेजिस्टेंस नहीं होता था, या कोई अपराइजिंग होती थी, अपराइजिंग फेल हो जाती थी, उसके बाद दमन होता था और उस दमन में जनता मारी जाती थी। इस बार ऐसी कोई चीज नहीं हो रही। दुनिया में पहली बार हो रहा है कि एक तरफ जेनोसाइड चल रहा है, उसी के पैरेलल रेजिस्टेंस चल रहा है। तो ये देखिए, गाजा के लोग खुद एड ला रहे हैं। हमास ने भी एड प्रोवाइड की है इतने समय से, इतने लंबे समय से, 4 महीने के ब्लॉकेड, 18 मार्च के बाद से ब्लॉकेड में हमास ने भी एड पहुंचाई है, इसीलिए लोग वहां अभी भी महफूज हैं, मतलब को खाना मिल रहा है। बहरहाल अभी जो अर्दोगन की बात देखिए, इसमें ट्रंप का एक अर्दोगन से स्पेशल रिश्ता है। ये कई बार ट्रंप बोल चुके हैं, अब हो ना हो लेकिन वो बोल चुके हैं, और अर्दोगन भी इस तरह से दिखाता है कि उनका ट्रंप से एक स्पेशल रैपो है। अब ये कोशिश हो सकती है कि अब गाजा के सीज फायर पे प्रेशर पड़ रहा है अमेरिका पे भी, सब पे, कि ईरान वाला फैक्टर हल हो गया, क्योंकि ट्रंप इतना बोल रहे हैं कि ईरान खत्म हो गया, मतलब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म हो गई, ये दिस वाज द बिगेस्ट स्ट्राइक इन हिस्ट्री। और कल आप तो इतना मतलब बोलापन, कल उसको नागासाकी हिरोशिमा से कंपेयर कर दिया कि जैसे हिरोशिमा नागासाकी
ने एक लड़ाई बंद कर दी थी जापान के, उसमें 5 लाख 10 लाख जापानीज मारे गए थे। यहाँ एक इंसान नहीं मारा गया, लेकिन आपने कहा कि नहीं, वो हमने जो किया, जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय की, सो कॉल्ड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय की, वो हिरोशिमा नागासाकी के बराबर एक घटना थी। और इसका मतलब तो अब ट्रम्प का लॉजिक उल्टा तो पड़ रहा है ना, कि अगर वो चीज हल हो गई, अगर वो तो ईरान की समस्या ही हल हो गई, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, और अभी आप अपनी तरफ से आपने वन साइडेड सीज फायर कर दिया है, ईरान भी अभी गोली नहीं चला रहा है, तो अब गाजा पे केंद्रित करो, अब गाजा में पीस लाओ। ये भी ये सारी चीजें हो रही हैं, जो पूरा देखिए, जो पूरी सिचुएशन है उसमें ट्रम्प के ऊपर पूरा प्रेशर है कि वो गाजा का सीज फायर वो अब कराए, क्योंकि ईरान वाली समस्या इनके कहने के अनुसार हल हो गई। तो इसलिए, और मैंने उसका एग्जांपल दे दिया कि क्या क्या बड़ी बड़ी बातें ट्रम्प कर रहा है। अब ट्रम्प का ये है कि ईरान को सारा क्रेडिट ना मिल जाए गाजा के सीज फायर, अब इसीलिए वो अर्दोगन को आगे कर रहा है। यही वजह है, अर्दोगन को आगे कर रहा है कि क्योंकि इस समय इजराइल की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, यूरोपियन पावर्स पे ट्रस्ट नहीं करता है, अर्दोगन को आगे कर रहा है कि ये मुस्लिम है, इसका एक इसने इजराइल के साथ बिजनेस की है, सही बात है, इसको ट्रस्ट मुस्लिम नहीं करते हैं, लेकिन इसने कम से कम अपने बयानबाजी में, ये बयानवीर है, और बयानबाजी से इसने अपना पूरा एक बार बार फिलिस्तीन का मुद्दा बयानबाजी से केवल उठाया। तो इसलिए, और एक भाई टर्की एक पावरफुल कंट्री है, तो इसलिए जो ट्रम्प की यही कोशिश है कि अर्दोगन को वो बीच में लाए, और वहां से वो कोई ना कोई गाजा में सीज फायर की बात करे। जी, ये देखिए, और इसके साथ साथ देखिए ईरान के लिए वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान को अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए पैसों की जरूरत है। ये उन्होंने कहा है, ट्रम्प ने कहा है कि उसको जरूरत है, और वो जब कारोबार करेंगे, अपना तेल मतलब दूसरों को बेचेंगे, तभी जाहिर सी बात है कि उनके पास पैसा आएगा, क्योंकि उनके ऊपर बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इससे पहले उन्होंने कहा था कि चीन के साथ ईरान जो है जब कारोबार करेगा तो दे विल डू अ लॉट ऑफ बिजनेस टुगेदर, बिकॉज ही ओनली अंडरस्टैंड बिजनेस। ट्रम्प को सिर्फ बिजनेस समझ में आता है, नफा नुकसान समझ में आता है। और अब वो कह रहे हैं, इशारा उन्होंने किया है कि जो सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, उनको ईज आउट करने की उन्होंने बात की है। और अगले हफ्ते ये भी खबर है कि अमेरिकी ऑफिशियल से या फिर ट्रम्प से ईरानी ऑफिशियल्स जो हैं वो उनकी मुलाकात हो सकती है। इस तरह की खबरें भी हैं पूरी मीडिया में। तो इसको आप क्यों कैसे देख रहे हैं कि एक तरफ आप ईरान को बर्बाद करने की बात कर रहे थे, एक तरफ आप उसको दुश्मन बता रहे हैं, एक तरफ आप उनको आतंकियों का सबसे बड़ा संरक्षक बता रहे हैं, एक बार आप कह रहे हैं कि उनके पास न्यूक्लियर पावर है और हम किसी भी न्यूक्लियर पावर बनाने के वो बहुत करीब हैं, मतलब बॉम्ब बनाने के, और हम किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देंगे, हमने वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। और दूसरी तरफ इस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्या मतलब आप इससे निकाल रहे हैं? देखिए, बात बहुत सीधी और सिंपल है। ट्रम्प ये चाहता है कि गाजा का मसला कुछ किसी भी तरह हल हो जाए कुछ हद तक, और ईरान के साथ वो बिजनेस शुरू कर दे। अब देखिए, अब आप ट्रम्प के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। ट्रम्प ये कह रहा है कि हमने जो समस्या थी वो डिस्ट्रॉय कर दी। इजराइल ने फिर भी अगर एक बार ईरान पे हमला करने की कोशिश की, उसने वापस बुला लिए प्लेन्स उसके हिसाब से। अब एक चीज और हुई है कि इसमें इतना डेस्परेट ट्रम्प है कि जब न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने कहा कि ईरान की यूरेनियम फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय नहीं हुई हैं, तो ट्रम्प ने फिर एक लेटर लीक कर दिया, जो ईरान की जो इजराइल की एटॉमिक एजेंसी है उसने ट्रम्प को लिखा था, और उसमें ये लिखा है कि आपकी थैंक यू, आपने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी। हालांकि वो लेटर प्लांटेड, लोग कह रहे हैं प्लांटेड, वो अच्छा। इजराइल के लोगों से पूछा गया क्या वाकई ऐसा लेटर कोई भेजा गया थैंक यू का, तो उन लोगों ने, तो उसका जो एक जो एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है इजराइल का, उसके चीफ ने कहा कि आई हैव नो कंट्रोल ओवर ट्रम्प्स ट्वीट्स, माने ट्रम्प जो कह रहे हैं उसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, ये कह के वो निकल दिया। इजराइल ने कोई रिबटल नहीं किया। तो ट्रम्प नैरेटिव समझिए, ट्रम्प का नैरेटिव है हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर ली, अब हम ईरान को डेवलप करेंगे, अब हम ईरान को पैसा देंगे, अब हम ईरान के साथ बिजनेस रिश्ता करेंगे, अब हम ईरान के सैंक्शन भी हटा सकते हैं। ये है, ये ट्रम्प की तरफ से। तो क्या ये इंटरफेरेंस नहीं है ईरान के अंदर
ईरान इज एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, कभी उसने इस तरह का कोई इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया है। ये क्या ये इस तरह इंटरफेरेंस से? नहीं है ना, जी ओके। ये आप समझिए एक जो एक तरफा सीज फायर है, ये इसको एक तरफा सीज फायर है, यानी अमेरिका और इजराइल ने अपनी तरफ से एक तरफा सीज फायर किया। ईरान ने उस पे मतलब ईरान ऑब्वियसली जब एक सामने का आदमी रुक जाए तो आप उस पर तुम मतलब आपको भी रुकना पड़ेगा, वो स्थिति है। तो ईरान भी रुका। अब अगर एक तरफा हेल्प दे रहा है ट्रंप, उसमें ईरान क्या कर सकता है? ईरान तो यही कर सकता, भाई ये तो वो नहीं कहेगा कि सैंक्शन मत हटाओ। अब उसके साथ जो शर्तें में अमेरिका लगाएगा वो देखना है आगे कि उनको ईरान वहां पर ईरान रिजेक्ट भी कर सकता है अगर अमेरिका ने कुछ शर्तें लगाई। ये भी और ये भी हो सकता है क्योंकि ट्रंप ये कह रहा है कि भाई हमने दुनिया की सबसे बड़ी समस्या 1945 तो हास्यास्पद है 1945 के बाद से जब जापान सरेंडर नहीं कर रहा था और प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने अमेरिका के हिरोशिमा नागासाकी में एटम बम गिराए थे और 10 लाख 15 कितने जापानीज मारे गए, अभी तक उसकी रेडियो एक्टिविटी पूरी तरह से हॉल्ट नहीं हुई है, 60s तक नहीं हुई थी, अभी भी उसके इफेक्ट्स उन दो आइलैंड्स पर हैं। तो हमने वैसी घटना कर दी। अब वो अलग बात है कि उसमें कोई मरा नहीं, कोई रेट, मतलब अद्भुत एक चीज उसने कर दी है कि नष्ट भी कर दिया, कोई मरा भी नहीं। अब ईरान की समस्या सॉल्व हो गई, उसके वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता। तो जब न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकता तो उसके साथ ट्रेड क्यों नहीं कर सकते हैं? ट्रंप ये कह रहा है। और जो ट्रंप के विरोधी हैं जो वो फंस गए हैं क्योंकि उनको ये अब देखिए ये रोज स्थिति बदल रही है। अब न्यूयॉर्क टाइम्स वाले जो लिबरल लॉबी अमेरिका की है वो भी बड़ी बदमाश है। उसने बाइडेन की लीडरशिप में लगातार गाजा में जेनोसाइड होने दिया, कुछ नहीं बोले। बाइडेन नेतन्याहू के साथ खड़े रहे। ट्रंप उस लिबरल लॉबी को हेट करता है। अब वो लिबरल लॉबी कोशिश कर रही है कि ईरान का जो इसने लॉजिक ट्रंप ने दिया है एकदम नए तरह का लॉजिक, इसको वो काउंटर करे कि नहीं ईरान में न्यूक्लियर वेपन है, ये ताकि कल ट्रंप ईरान से कोई डील ना कर पाए, सैंक्शन ना हटा पाए। ये भी लिबरल्स का बहुत ही गंदा रोल है। अब इसको ट्रंप, इसीलिए ट्रंप गुस्सा हुआ था, उसने ट्रंप कहा था CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स को। ट्रंप की ये लाइन है, वो ये चाहता है कि भाई हम बिजनेस करें ईरान के साथ, ईरान के पास इतना तेल है, सब कुछ है, हम बिजनेस करें। अब वो जो शर्तें लगाएगा, और हो सकता है शर्तें ना भी लगाए, वन साइडेड एक चीज हो जाए, तो वो देखना होगा। वो अभी उस पर कुछ नहीं कहा सकता। अगर विटकॉफ की मीटिंग ईरान के डेलीगेशन से होती है जिसमें बहुत बड़ा इफ है, बिग इफ है, तो अगर वो अगर होती है तो वो मीटिंग में क्या बातचीत हुई, क्योंकि ईरान का अभी तक ये एक क्लियर रुख है कि यूरेनियम एनरिचमेंट हमने नहीं गिव अप किया है। ये बिल्कुल बयान आया, आज भी बयान आया है, यूरेनियम एनरिचमेंट हमने बिल्कुल खत्म नहीं किया है। हमने अपना मिसाइल प्रोग्राम हमने खत्म, तो मिसाइल प्रोग्राम तो खैर बढ़ा ही आगे, कोई मिसाइल की बात, लेकिन ट्रंप इस तरह से कह रहा है कि अब न्यूक्लियर खत्म तो मिसाइल भी खत्म। अब ईरान ने कहा हमारा कोई प्रोग्राम नहीं रुका है, हम अपने सारे प्रोग्राम्स को न्यूक्लियर से लेके जो वेपन सिस्टम है उन सबको हम कंटिन्यू करेंगे। और हम इजराइल ने अगर जरा भी, और इजराइल अमेरिका को भी कहा है, इजराइल और अमेरिका ने जरा भी उल्लंघन करने की कोशिश की या किसी इस तरह की कोई हिमाकत करने की कोशिश की, एडवेंचरिज्म की कोशिश की, हम जवाब भी देंगे। तो ऐसी स्थिति में ट्रेड को लेके या सैंक्शंस को लेके या इवन गाजा को लेके क्या बात होती है, वो देखना है अमेरिका और ईरान के। तो इस सब में इजराइल कहां खड़ा है? वो ईरान को रिबिल्ड करने की बात कर रहे हैं, वो ईरान जो नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी कि 3 थ्रेड्स की जब वो बात करते हैं तो सिर्फ ईरान 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 कहते हैं। पिछले 35 साल से ईरान के पीछे तो, और आखिरकार उन्होंने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। उस ईरान को गॉड ब्लेस ईरान बोल रहे हैं, कह रहे हैं दे हैव अ लॉट ऑफ ऑयल, दे कैन डू अ लॉट ऑफ बिजनेस, और वो सैंक्शंस में ईज आउट करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ व्यापार की वो बात कर रहे हैं। लगातार वो ईरान को एक तरह से कह के दाना डालने की कोशिश है उनकी कि कैसे उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर अमेरिका में, मैं सिर्फ ट्रंप की बात करूंगी, ट्रंप कर सकें। तो इसमें इजराइल और नेतन्याहू को कहां खड़ा आप देखते हैं? क्योंकि वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं नेतन्याहू को, और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो हिस्टोरिक था, और उनके देश के लोग देखिए उनके साथ क्या कर रहे हैं। देखिए वहां पर वो दिखाने के लिए नेतन्याहू को बचाना चाह रहा है, लेकिन ट्रंप ये भी चाह रहा है कि नेतन्याहू खत्म हो जाए, क्योंकि उसके आप बयान में देखिए ये बात भी है कि नेतन्याहू
को लोग समझ नहीं रहे हैं, मतलब इस तरह का आशय है जिसको हम लोग कहते हैं कि नेतन्याहू को लोग समझ नहीं रहे हैं, उसके देश में लोग नहीं समझ रहे हैं, उसने ऐतिहासिक काम किया, कौन सा ऐतिहासिक काम किया, वो तो उसने तो घुटने टेक दिए। आखिरी स्ट्राइक जो बीरशेबा में हुई, आज अभी तक इजरायली सवाल पूछ रहे हैं उससे, कैसे होने दी तुमने, क्योंकि उसके परमिशन से हुई है। नेतन्याहू ने परमिट किया कि ईरान, मतलब नेतन्याहू से पूछा ही नहीं गया, ट्रंप ने परमिट किया कि हाँ मार दो, 8-10 लोगों को मार दो। लिटरली ये हुआ है, ट्रंप ने कहा है 8-10 इजरायलियों को निपटा दो, हम कुछ नहीं कहेंगे। अब इस पूरी सिचुएशन में जो नेतन्याहू की बड़ी, नेतन्याहू तो नहीं दिख रहे हैं कहीं, आप नेतन्याहू छुपा हुआ है, नेतन्याहू सामने नहीं आ रहा है। वो उसकी एक कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, अब उसके बारे में भी मतलब उसका पब्लिक अपीयरेंस उस तरह का अभी नहीं दिख रहा है, या उसने कोई ऐसा बयान ट्रंप के, जो ट्रंप कह रहा है ईरान को लेके, उसने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। तमाम इजरायली एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जरा बताए हमारी सरकार कि हुआ क्या, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या। बेसिक क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, कैसे ये वॉर रुकी। जैसे एकदम से भारत में एक सवाल उठ रहे थे कि अचानक सीज फायर कैसे हो गया, उसी तरह से इजराइल में उठ रहे हैं कि ठीक है, इजराइल वाले कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे ईरान बॉम्ब ना करे हमको, क्योंकि प्रदर्शन भी हुए थे जिसमें जनता वहां की कह रही है कि ईरान आई एम सॉरी प्लीज स्टॉप, ईरान आई एम सॉरी प्लीज स्टॉप, ये वहां की जनता भी कह रही थी। तो ये तो इजराइल के लोग कह रहे हैं कि हम चाहते थे ईरान की तरफ से बमबारी रुक जाए, लेकिन जो हुआ अभी तक, नेतन्याहू ने क्यों हमला किया, क्यों नहीं सक्सीड किया, उसके बाद लास्ट में जो ईरान ने मार दिया वो क्या ट्रंप की मर्जी से हुआ था, और जिसमें हम इतने इजरायली सिविलियंस मारे गए, तो वहां इस तरह, तो वहां पर पूरी तरह से विपक्ष हमलावर है इजराइल में, नेतन्याहू को घेरे हुए है, और ट्रंप नेतन्याहू का बचाव कर रहा है, लेकिन इस तरह से बचाव कर रहा है कि उस बचाव में एक तरीके से एक हथियार भी छुपा है जिससे नेतन्याहू को और नुकसान भी हो रहा है। जी, इसमें आप एक सिमिलैरिटी जो ये है अमरीश जी, कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर की हम बात करते हैं तो उसमें भी अचानक से सीज फायर हुआ था, और लोग हमारे पूरे देश के लोग हम सब हक्का बक्का रह गए थे कि हुआ क्या है, ये अचानक से ये क्यों कर दिया गया। जब हम ये क्लेम कर रहे थे, हमारी सेनाएं ये कह रही थी कि भाई हम उन पर हावी हो गए हैं, हमने उनके आतंकी ठिकानों को मार गिराया है, और फिर अचानक से अब्रप्टली जो है वो सीज फायर कर दिया जाता है। यहाँ पर भी क्लेम तो अगर इजराइल का देखे तो किया ही जा रहा था, हालांकि साफ दिख रहा था कि किसका नुकसान कितना ज्यादा हुआ है, और एक तरह से भीख मांग रहे थे नेतन्याहू के सीज फायर करा दीजिए। ईरान को भी मैसेज भेज रहे थे, और अमेरिका को भी, जो भी उनका प्रेशर जिस तरह से भी उन्होंने डाला ज्यूज लॉबी के थ्रू, और जो भी है उनका प्रोसेस वो उन्होंने किया और उनका काम आया। लेकिन अब वहां के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई, जैसे यहाँ हिंदुस्तान में पूछ रहे हैं कि आपने इससे हासिल क्या किया, और जो ये भी उनका कहना है कि जो अमेरिका ने जो भी वहां पर तीनों साइट्स पर जो बॉम्ब्स गिराए, उससे अगर वो मकसद ही हासिल नहीं हुआ तो जो इतने पैसे खर्च किए गए उसका क्या हुआ। तो आपको नहीं लगता कि इंटरनली नेतन्याहू इतने ज्यादा उससे गुजर रहे हैं, क्राइसिस से गुजर रहे हैं, कि कभी भी कुछ भी वहां पर भी हो सकता है। और दूसरा, इस क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसे कहा गया कि कंटिन्यू है, तो आपको नहीं लगता कि इजराइल की जो मंशा है ईरान को लेकर वो भी कंटिन्यू है, और ईरान, इसीलिए ईरान में अभी आप देखेंगे कि लगातार एक इंटरनल चर्निंग चल रही है, जो वहां पर मोसाद के एजेंट्स हैं या इंटरनल जो जिन्होंने इंफॉर्मेशन पहुंचाई है उन सबको अरेस्ट करने का सिलसिला लगातार जारी है, एग्जीक्यूट करने का सिलसिला लगातार जारी है, और ये कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो कुर्दिश रीजन है वहां पर ईरान की तरफ से किया जा रहा है, बॉर्डर्स पे भी सेनाएं लगाई हुई है। नहीं देखिए, ये तो बात सही है, ये तो मैं बोल चुका हूं कि नेतन्याहू बुरी तरह से घिरा हुआ है। नेतन्याहू को, अच्छा, इंडिया और इजराइल की सिचुएशन में फर्क है। इंडिया और इजराइल, देखिए, इंडिया पाकिस्तान में जो हुआ वो इंडिया ने अपना निर्णय लिया, अटैक किया, अब वो इन्फॉर्म किया नहीं किया उस पर नहीं जाएंगे, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद ट्रंप का ट्वीट आया कि सीज फायर हो गया। यहां लेकिन तो अमेरिका ने बकायदा अटैक किया ईरान पे, यानी अगर भारत पाक की सिचुएशन में देखें तो अगर अमेरिका पाकिस्तान की कुछ फैसिलिटीज पे अटैक करता तो और तब वो सीज फायर अनाउंस करता, तब एक अलग बात होती। यहां पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन यहां पर सवाल अपनी सरकार से उठ रहे हैं, और एक दूसरी तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आप रुके क्यों, आप जीत रहे थे। यहां पर नेतन्याहू के खिलाफ जो सवाल उठ रहे हैं वो ये उठ रहे हैं कि तुम हार गए और तुम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यहां पर एक दूसरी तरह की एक सिचुएशन बनी हुई है। तो इसलिए इजराइल की, अच्छा, दूसरी बात,
ईरान और इसराइल का जो क्लोजनेस है वो अमेरिका और इंडिया की क्लोजनेस नहीं है कि बिल्कुल वो एलाइज हैं और वो एक लंबे समय से एलाइज हैं, हिस्टोरिक उनका रिश्ता है जो कभी टूट नहीं सकता। इस तरह का जो पूरा एक परसेप्शन है, उसके हिसाब से वहां पर एक अलग तरह की डिबेट चल रही है और वो ये हो रही है कि नेतन्याहू इसराइल ने कुछ हासिल नहीं किया, अब क्या ट्रंप इसराइल के प्रेसिडेंट बन गए हैं क्या? अब ट्रंप ही सब कुछ तय करेंगे या ट्रंप जो इसराइल क्या अमेरिका का 51st स्टेट बन गया है? 50 स्टेट्स अमेरिका में, उसमें इसराइल भी 51st स्टेट बन गया है। ये सारी बातें हो रही। अब ये जो सारी बातें हैं इनका एक अलग ही इसमें इसमें इसराइल का पूरा प्रोजेक्ट, ग्रेटर इसराइल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो पूरा ढह गया है भाई, वो पूरा खत्म हो गया। वो भारत पाक से उसकी कुछ हद तक कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन एक हद के आगे नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहां पर एक स्टेट पे इसराइल है, इसराइल की मिडिल ईस्ट में प्रेजेंस है, ईरान जो है वो उभरा है। चाहे आप ईरान को आप ट्रंप चाहे 500 बार और कहें कि हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को खत्म कर दिया, घुटने पे ले आए, ये कर दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि एक इंसान तो तुम मार नहीं पाए। और उसकी जो फैसिलिटीज हैं वहां पर, मतलब ये हिरोशिमा के साथ कैसे कंपेयर कर रहे हो? यही एक इतना बड़ा वंडर, इट्स द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कि तुम हिरोशिमा और नागासाकी से ईरान की स्ट्राइक कंपेयर कर रहे हो। इसके इस तरह का हास्यास्पद क्या हो सकता है? तो खैर ट्रंप, लेकिन ईरान भी भाई वो भी तो अपना अपना दांव पेच खेल रहे हैं, उनको फिलिस्तीन की आजादी चाहिए, गाजा से इजरायली फोर्सेस हटे, तो वो भी अभी ट्रंप के मुंह भाई वो उसमें वो इंटरफियर नहीं कर सकते। ट्रंप को जो कहना है वो तो कहेगा। ईरान जो ईरान कह चुका है इस बारे में कि हमारी जो यूरेनियम एनरिचमेंट है वो हम जारी रखेंगे, ये तो बोल चुका है ईरान। तो जब ये बोल चुका है तो ये अमेरिकन प्रेस का काम है और ये भी वो ट्रंप से पूछे। ये भी कल पार्लियामेंट में अमरीश जी ये पास किया गया है कि जो एक तो ये एनपीटी की जो अहमियत है वो इस पूरे इसके दौरान एक तरह से सबसे ज्यादा दांव पर लगी है। दूसरा, आईएईए को लेकर ये एक रेजोल्यूशन जो है या जो भी उनके पार्लियामेंट का जो भी तरीका है वो पास किया गया है कि अब आईएईए के जो ऑफिसर्स हैं उनको ईरान में नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि ये कहा गया कि वो दरअसल इजराइल और अमेरिका के एजेंट की तरह काम करते हुए नजर आ रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन भी देते हैं। ये ईरान का इल्जाम है। तो इसको आप कितनी बड़ी बात आप बोलते हैं, आप समझते हैं इसको? और क्या अब ये सारा एक बेस बनाकर क्या ईरान अब उस तरफ आगे बढ़ता हुआ हमें क्या नजर आएगा जिसको लेकर लगातार लोग कहते रहे कि भाई अब उसके पास ऑल द रीजंस ईरान हैज कि वो न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि अदरवाइज कोई भी कंट्री जो है उठ खड़े होकर कभी अमेरिका कभी इजराइल उसके ऊपर अटैक कर देगा। और जो जैसे नॉर्थ कोरिया के ऊपर आप नहीं कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर है, आप ऐसे ही न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर नहीं कर सकते। तो यानी कि जो जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, चाहे वो छोटे कंट्रीज से ही, वो अपने आप को इस तरह से मजबूत करेंगे। और क्या ईरान इस तरफ बढ़ेगा? और ये एआईए को लेके जो किया है ये बड़ा स्टेप है। नहीं, बिल्कुल ये बड़ा स्टेप है। और इसको, और यही मैं कह रहा था कि यूरेनियम एनरिचमेंट की जो राइट है वो ईरान ने ऑफिशियली सीड नहीं की। न्यूक्लियर बॉम्ब के सवाल पे वो खामनेई साहब का जो फतवा है वो एक इशू है जो वहां इंटरनली रिजॉल्व होगा कि भाई न्यूक्लियर बम हम बनाने जा रहे हैं या हमने बना लिया है, उसका अनाउंसमेंट एक ना एक दिन होना है। अब इस पूरी परिस्थिति में ट्रंप यही कहेगा, ट्रंप कहेगा तो ठीक है हमने तो बॉम्ब कर दिया था, उसके बाद और उन लोगों ने अपना कर लिया, लेकिन अब भाई हमारा अब उनसे कोई थ्रेट नहीं है किसी को, वो ये कहते। अब इस तरह की बातें तो देखिए ट्रंप बना लेता है। ट्रंप का अभी ये है कि ईरान के साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुल गई है। अब वो उसको, चाहे वो एक तरफा हो, अब उसको वो चाहता है कि वो हो। और ट्रंप इज डेस्परेट कि किसी भी तरीके से अमेरिकन इकोनॉमी में कुछ और इन्वेस्टमेंट आए, कुछ ये आए। हम सैंक्शन लगा के ईरान पे अमेरिका को क्या फायदा हुआ है? सच में ये अमेरिका को तो कुछ फायदा हुआ नहीं है। तो इसलिए ये जो पूरी बात है कि ट्रंप का जो अपना, तो देखिए इसमें बड़ी मजेदार बात होगी कि ईरान अपना अपनी पूरी प्राइड इंटैक्ट रख के, अपनी राइट्स इंटैक्ट रख के एज ए नेशन कि हम अब न्यूक्लियर वेपन्स बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने देश में, इन सारे राइट्स को लेके। और यहां तक कि हमने सीज फायर नहीं किया इजराइल और अमेरिका के साथ, इस पूरे पोजीशन को रिटेन किए हुए है। और दूसरी तरफ झगड़े हो रहे हैं नेतन्याहू और ट्रंप में, नेतन्याहू और उसके विपक्षी। तो मैं कह रहा था लगातार इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है जिसमें डिस्टेबलाइजेशन उधर हुआ ज्यादा, डिस्टेबलाइजेशन इजराइल में हुआ है और ट्रंप
ट्रम्प की भी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी, ट्रम्प के यहाँ भी बहुत बवाल चल रहा है, जो विपक्ष के साथ उसकी भिड़ंत हुई है ईरान के सवाल, क्योंकि वहां डेमोक्रेट जो दूसरी लॉबी है, जो क्योंकि देखिए जायनिस्ट लॉबी जो है, जो जूविश लॉबी है, वो दोनों को पैसा देती है, और उसको अगर ये लग गया कि ट्रम्प ईरान से वाकई ये डील करने जा रहा है या डील कर दिया है उसने, तो वो वहां पर उधर पैसा ज्यादा लगा देगी डेमोक्रेट्स की तरफ कि तुम लोग सवाल पूछो, तुम लोग ट्रम्प को एम्बैरेस करो। तो ये पूरी सिचुएशन है। बिल्कुल। और लास्ट और एक महत्वपूर्ण सवाल, ये जो वेस्ट में पूरे मीडिया में ये कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह खामनेई जो है सुप्रीम लीडर, वो गायब हैं, पिछले एक हफ्ते से गायब हैं, उनको देखा नहीं गया है। जिस भी तरह से उसको वो जश्न का नाम नहीं दे रहे हैं ईरान के लोग या ईरानी मीडिया, लेकिन एक तरह से लोग इकट्ठा हुए सेलिब्रेट करने के लिए ही सही, या उस तरह के तमाम नारे डेथ थ्रू अमेरिका, वो सब हमें वहां सुनने के लिए मिले। तो वहां पर भी आयतुल्लाह खामनेई जो है वो नहीं थे, जो अक्सर अपना पब्लिक अपीयरेंस जो है वो देते हैं। इसको लेकर कोई इंफॉर्मेशन, ये क्या एक प्रोपेगेंडे के तहत फैलाया जा रहा है ताकि अनरेस्ट जो है वो ईरान में पैदा किया जा सके, या इसके पीछे कोई और खबर भी देखते हैं आप? नहीं, देखिए, ये अभी सैटरडे को जो बड़ा कार्यक्रम होना है, आज थर्सडे है, सैटरडे को जो बड़ा कार्यक्रम होना है, उसमें ये बात तय है कि खामनेई साहब उसमें नजर आएंगे, उसमें वो मतलब उसमें वो अपीयर होंगे उसमें। और और इसीलिए खामनेई साहब अभी देखिए, अभी तक जो हुए हैं वो कोई जज नहीं हुए हैं, वो एक तरह से एक ये हुआ है कि वो अब हम वहां की जनता अपनी सेना के साथ खड़ी और अपनी सरकार के साथ खड़ी। अब जो सैटरडे को गैदरिंग बोलते हैं, जी जी जी, तो अभी क्या है कि अब जो होगा वो एक्चुअली शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। तो शहीदों को जो श्रद्धांजलि होगी, और कई इसमें शहीदों का लोग कह रहे हैं कि जो उनकी बॉडीज हैं उनको बरी भी किया जाएगा, कुछ को तो किया जा चुका है, जिनको नहीं किया गया है, शायद कुछ टॉप जनरल जो सब, तो वो भी होगा। तो उसमें खामनेई साहब के अफेयर होने की एक संभावना है। लेकिन आप ये इसको भी, अगर वो नहीं भी होते अफेयर, तब भी एक बात मैं कह रहा हूं, तब भी उसमें ईरान के अंदर कोई डिसरप्शन है ऐसी कोई स्थिति नहीं, क्योंकि जो थ्रेट इजराइल ने पोस्ट किया था रिजीम चेंज का, वो उन लोगों ने दबा दिया है, वो पूरा, और वो कभी विद्रोह हुए नहीं, वो एक कुछ एजेंट्स थे, हालांकि बहुत ही स्ट्रांग थे, कुर्दिस्तान से लेकर तेहरान तक सब जगह फैले थे, उसमें मोसाद के लोग थे, उसमें जो इरानियन कर्ड्स हैं वो थे, और प्लस जो और भी जो ऐसे ईरानी जो अपनी रिजीम का विरोध करते हैं वो भी थे, बड़ा हिस्सा, और हमेशा रहेगा एक हिस्सा जो रिजीम का विरोध करेगा। तो वो जो है उसको वेपनाइज कर दिया था, इजराइल हैड वेपनाइज द इरानियन ऑपोजिशन, बट दैट वेपनाइजेशन फेल्ड बिकॉज उसकी स्ट्राइक ही नहीं हुई, और वो जो उसने स्ट्राइक की शुरू में, उसके बाद देयर वाज अ मैसिव क्रैकडाउन, और वो क्रैकडाउन अभी तक चल रहा है। तो वो पूरा जो वेपनाइजेशन था, वो जो इजराइल ने किया था इरानियन ऑपोजिशन का, वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो खामनेई साहब अपेयर होते कि नहीं होते, एक टेक्निकल सवाल हो सकता है कि हो सकता है, लेकिन उसका कोई पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस अब नहीं है। किसी एक कंट्री के लिए पूरे वेस्ट ने चलाई है तो उस पर टॉप में नाम ईरान का होगा, और उसमें हमेशा से एक भेद करने की कोशिश, उसमें दो फाड़ करने की कोशिश, वो सब इस दौरान भी की गई, लेकिन उसमें पूरी तरीके से नाकामयाब इजराइल, वेस्ट का मीडिया और अमेरिका जो है नाकाम साबित हुआ, क्योंकि जब बात कंट्री की आती है तो तमाम लोग एकजुट और एक साथ हो जाते हैं, बल्कि जो करना चाहते थे उसका बिल्कुल उलट जो है वो ईरान में देखने के लिए मिला। विरोध की आवाजें तो हर कंट्री में होती हैं रिजीम के खिलाफ, वो वहां पर भी होंगी और आगे भी हमें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन वो इस हद तक ना हो जाएं कि वो अपने देश के ही खिलाफ खड़े हो जाएं। वो वहां पर अभी जो है वो आवाजें पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जब कंट्री की बात आई तो वो अपने कंट्री के साथ खड़ी हुई पूरी तरीके से नजर आई। अब देखना ये होगा कि ये सब कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं ये किस तरफ जाते हैं। क्या वाकई में जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो बातें कही जा रही हैं, जो पॉजिटिव थोड़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कि क्या गाजा में परमानेंट सीज फायर होगा और वहां के लोगों को उस तमाम तकलीफों से क्या कुछ दिन के लिए निजात मिलेगी, ये जानना बहुत जरूरी है। कुछ दिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि निजात तो तभी मिलेगी जब वो आजाद होंगे। बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।